हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं वो फैक्टर्स जो आपके एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। ठीक है, मतलब कि ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है नेचर ऑफ गैसेस, मतलब गैसों की प्रकृति। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्टर है आपका गैसों की प्रकृति, क्योंकि एडजॉर्प्शन जो डिपेंड करता है वो गैस की नेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, एक मैंने आपको बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इसको कहते हैं हम क्रांतिक ताप। ठीक है, जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है उन गैसों का अधिशोषण ईजिली हो जाता है या अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप अधिक होते हैं वो गैस आसानी से अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखें, जैसे सपोज करिए आप CO2 है। CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 304 केल्विन। कितना होता है? 304 केल्विन। आपका SO2 है, इसका जो आपका 430 केल्विन होता है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 430 होता है और इसका 304 होता है। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं। मतलब अगर आप ये कहें कि अधिशोषण की वृद्धि समानुपाती होती है किसके? क्रांतिक ताप में वृद्धि। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा क्रांतिक ताप में वृद्धि होगी उतनी ही अधिशोषण में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्रांतिक ताप बढ़ता जाता है, अगर हम इन दोनों में देखें तो अगर समान ताप पर देखें तो समान ताप पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में अधिक अधिशोषित होगी। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रांतिक ताप है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के क्रांतिक ताप से अधिक है। तो जिनका क्रांतिक ताप ज्यादा होता है वो अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है। ठीक है, और जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इनके जो क्रांतिक ताप होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए ये इन अधिशोषित की इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और इनके क्रांतिक ताप अधिक होते हैं, इसलिए ये इजिली अधिशोषित हो जाती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इजिली लिक्विफाइड भी हो जाती है। आ रही है उसमें? क्रांतिक ताप कौन सा ताप है? ये वह अधिकतम ताप होता है जिस ताप पर कोई गैस दाब बढ़ाने पर द्रव में परिवर्तित हो सकती है। उससे अगर आप 1 डिग्री भी अगर ऊपर जाते हैं तो आप कितना भी दाब बढ़ाइए वो द्रव अवस्था में या जो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो अधिकतम ताप जिस ताप पर कोई गैस द्रव अवस्था में या आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाती है या जिसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, उस ताप को हम क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ गैसेस। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स या एडजॉर्बेंट। ठीक है,
मतलब कि ठोसों की प्रकृति और उनका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, पहले बात करते हैं हम नेचर की। देखिए, समान ताप पर, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ताप समान है, ठीक है, और गैस भी समान है, मान लीजिए गैस भी कैसी है? समान गैस है, तो विभिन्न ठोसों पर उनकी अधिशोषण होने की क्षमता होती है, वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई गैस है, जैसे ये निकेल है, ये पैलेडियम है, ठीक है, ये आयरन है। जनरली जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो गुड कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो ये आपके क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातु है, ठीक है। तो जो गैसेस हैं इनके ऊपर आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं, लेकिन हम ताप समान रखें, गैस भी मान लीजिए समान है, तो इन अलग अलग ठोसों पर अधिशोषित होने की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो नेचर पर डिपेंड करता है, किसके? सॉलिड्स के, मतलब एडजॉर्बेंट के, अधिशोषक के, ठीक है। यहाँ अधिशोषक क्या है? पैलेडियम, निकेल और आपका जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मेटल्स है वो क्या है? अधिशोषक, एडजॉर्बेंट। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि नेचर अलग अलग है, इसलिए अधिशोषण होने की जो मात्रा है तो गैस समान है, टेम्परेचर समान है, लेकिन अधिशोषण की जो मात्रा वो अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका जो अधिशोषक है या जो ठोस है या जो सॉलिड है उसकी नेचर क्या है। अब देखिए सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया में अगर आप देखें, जैसे ये चौक है, ठीक है, चौक का ये सरफेस एरिया हो गया पूरा। अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं तो क्या होगा? इसमें से देखिए दो सरफेस और बन गई। पहले ये ऐसे था, आदिवासी में पहले ये ऐसे था, अब इसके हो गए दो टुकड़े, तो ये सरफेस और बढ़ गई इसकी। तो जितने आप छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे उतना उतना सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जो बारीक पाउडर होते हैं, जो बारीक चूर्ण होते हैं, ठीक है, जो फाइनली पाउडर होते हैं उनके सरफेस एरिया ज्यादा होते हैं, इसलिए जो मेटल जितने भी सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में या चूर्ण फॉर्म में अधिक अफेक्टिव होते हैं, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से उनकी सरफेस, जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? एडजस्टमेंट बढ़ेगा, एडजस्टमेंट बढ़ेगा तो केमिकल रिएक्शन जल्दी होगी, अधिक मात्रा में प्रोडक्ट फॉर्म होंगे आपके, ठीक है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा ही बढ़ती है। आपको पता है जो आपका एडजॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब जो आपका अधिशोषक है, अधिशोषक यहाँ क्या? सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो जो सॉलिड्स का जो एडजॉर्प्शन है वो एक तो नेचर पर डिपेंड करता है और दूसरा सरफेस एरिया पर। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होता है। तो जो फाइन पाउडर होता है, ठीक है, जो फाइन पाउडर होता है, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि फाइन पाउडर होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर आपका क्या हो गया? नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ठोसों की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए थर्ड आपका है
अफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव, प्रेशर का क्या प्रभाव होगा आपका, देखिए इसे ऐसे समझिए, ये मान लीजिए इधर प्रेशर है, इधर आपका एडजॉर्प्शन है, क्या है एडजॉर्प्शन, और एडिशन मान लीजिए चलो नाइट्रोजन का है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है। अब देखिए अगर आप एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये मान लीजिए ये आपका 273 केल्विन पर है, ये आपका 240 केल्विन पर है, और ये आपका 195 केल्विन पर है। आ रही है उसमें। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया इसके लिए यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके लिए यहाँ टेम्परेचर हो। अगर हम केवल इसकी बात करें तो 273 पर अगर आप देखें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब टेम्परेचर हमने थोड़ा कम कर दिया और 273 से 240 हो गया, तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम करा हमने वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ गया। देखिए ऊपर को जैसे जैसे ऊपर को उठता जाएगा कर भी है, वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 240 पर एडजॉर्प्शन और बढ़ गया, हमने टेम्परेचर और कम कर दिया, ठीक है, हमने 195 केल्विन कर दिया, तो आपका जो ग्राफ आता है, मतलब आपका जो कर्व आता है वो ये आती है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो तो प्रेशर बढ़ाने पर अधिशोषण जल्दी से बढ़ता है। आई बात समझ में। देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 273 है, 240 है, तो हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण बढ़ रहा है, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो तब हम अगर प्रेशर बढ़ाएं, जैसे टेम्परेचर कम ये है मान लीजिए 195, तो कम टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने पर अधिशोषण तेजी से बढ़ता है। आदि बात समझे क्या होता है, अधिशोषण तेजी से बढ़ता है। तो ये किसका इफेक्ट हो गया, प्रेशर का, दाब का प्रभाव, ठीक है। तो दाब का अधिशोषण पे क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर हम एक निश्चित ताप पर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन अगर कम ताप पर अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण बहुत तेजी से बढ़ता है। हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये किसका इफेक्ट हो गया, प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ये इफेक्ट है। देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर है, ये आपका अधिशोषण है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसमें देखिए दो तरीके के आपके अधिशोषण होते हैं, एक आपका एक्सोथर्मिक, सॉरी, एक आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक आपका केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा और एक क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। उसमें क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोषण कम होता है, अधिशोषण क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहीं पर ही आपको एक आपका अगला टॉपिक आएगा, वो भी इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं अधिशोषण की मात्रा
कम होती है। क्यों कम होती है? क्यों कम होती है? देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अधिशोषण किसका हो रहा है? गैस का। किस पर? सॉलिड पर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। गैस की जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वो सरफेस को छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिजॉर्प्शन। आदि बस में तो हम अगर ये कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर डिजॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? डिजॉर्प्शन, जिसको हम विशोषण कहते हैं। ठीक है, या हम ये कहेंगे अधिशोषण कम होता चला जाता है। इसमें भी दो कंडीशन है कि एक फिजिकल एडजॉर्प्शन है, एक केमिकल एडजॉर्प्शन है। अगर आपका केमिकल एडजॉर्प्शन है तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है, फिर बाद में कम हो जाता है। पहले तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, अधिबस में पहले एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, बाद में क्या कम हो जाएगा। ये क्या? अधिशोषण। और ये क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट क्या रखें? प्रेशर, इसे समदाबी भी बोलते हैं। ठीक है, समान दाब रखते हैं। ठीक है, और यही ग्राफ कहलाता है। तो इसमें क्या है? ये क्या? फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शन। और ये क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ही डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि पहले तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर बाद में एडजॉर्प्शन घट जाता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिर एक टाइम के बाद फिर और बढ़ाते जाते हैं तो फिर वो घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन में ऊर्जा जो है वो निकल रही है। तो देखिए, जो ला शौचाली का प्रिंसिपल है, जो नियम है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कि अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो कि ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, किसी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलने लगती है। अभिक्रिया किधर चलेगी? विपरीत दिशा में। मतलब जो रिएक्शन इधर चल रही थी वो क्या हो जाएगी? इधर। मतलब जो अधिशोषण हो रहा था क्या स्टार्ट हो जाएगा? विशोषण। आदि बात समझ में? तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोषण कम होता चला जाता है। लेकिन अगर केमिकल एडिशन की बात करें तो वहां तो ऐसा नहीं है, वहां तो पहले बढ़ रहा है बाद में घट रहा है। देखिए, होता क्या है कि इस केस में क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, वहां बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि केमिकल एडिशन है, रासायनिक अधिशोषण है, और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जब रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए अभिकारकों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इसको हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, तो उनको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के पहले हम करते क्या? अगर एनर्जी कम है, रिएक्शन नहीं हो रही, एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो हम करते क्या? हम टेम्परेचर देते। टेम्परेचर दे रहे मतलब एनर्जी दे रहे, और जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है वैसे ही अपने वो कहां पहुंच जाते हैं? अपने आपका जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, जो एक्टिव आपकी जो साइट होती है, एक्टिव स्टेट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब वो आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं, आपने एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ा था, लास्ट ईयर भी पढ़ा था थोड़ा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब जैसे ही उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लगती है
एक्टिवेशन एनर्जी उनको मिली क्योंकि हमने ताप बढ़ाया, वो उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिली, और जैसी एक्टिवेशन एनर्जी मिली रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन स्टार्ट मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, और जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है मतलब अधिशोषण होने लगा, और जैसे अधिशोषण होता है उसके बाद जैसी बॉन्ड फॉर्म, तो आपको पता है कि जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन हो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब भी बॉन्ड बनेंगे क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी, और जब ऊष्मा निकलेगी और ऊष्मा निकल रही है तब भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलने लगती है। मतलब यहां तक तो चल रही थी सीधी दिशा में जिसमें चलना चाहिए था, ठीक है। जब ये यहां तक तो अधिशोषण हुआ, अधिशोषण हुआ, जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, और जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई मतलब आपके जो कंपाउंड है वो बनने लगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट है वो बनने लगे। तो जैसी वो बनने लगे, बॉन्ड फॉर्मेशन जैसी हुई वैसे ही उसमें से ऊष्मा निकलनी स्टार्ट हो गई, और जैसी ही ऊष्मा निकलनी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि जैसे फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया क्योंकि अब यहां से ऊष्मा छिपी अभिक्रिया हो गई, और जब ऊष्मा छिपी अभिक्रिया हो गई तब क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक तो एडजॉर्प्शन हुआ, फिर यहां से डिजॉर्प्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ये, तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एनर्जी कम थी, इसलिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिली, रिएक्शन स्टार्ट हुई, और जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई वैसे उसमें से एनर्जी निकलने लगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगी, नया कंपाउंड बनने लगा, और जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगी फिर भी हम टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, तो फिर रिएक्शन विपरीत दिशा में चलने लगी अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, लासताली के नियम के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका तो होता क्या, ध्यान रखिए, जो फिजिकल एडिशन होता है उसमें ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है मतलब जो आपके रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें ताप बढ़ाने पर पहले अधिशोषण बढ़ता है फिर बाद में कम होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स किसके हो गए, आपके एब्जॉर्प्शन के, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखिए आपके 4 इफेक्ट हैं, नेचर ऑफ गैस, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो 4 इफेक्ट हैं, मतलब जो 4 फैक्टर हैं जो सॉलिड्स पर गैसों के एडिशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको एक बार इस देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। समझ में वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के उनको सॉल्व करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।